अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे कि ड्रॉप आउट्स के बारे में कि जितने ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा जो है वो बायसनेस होती है, जितने कम ड्रॉप आउट्स होते हैं स्टडी के अंदर उतनी ही कम बायसनेस होती है। तो हम स्टडी कर रहे थे कि क्रोनिक कंडीशंस के अंदर बायसनेस ज़्यादा होती है और उनका लॉस भी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रोनिक कंडीशंस की मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें काफ़ी साल तक फॉलोअप चलता है। ठीक है, और काफ़ी साल तक फॉलोअप को लेके चलना पेशेंट्स के लिए या पार्टिसिपेंट्स के लिए आसान नहीं होता, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो दरमियान में उनकी डेथ भी हो सकती है और वो छोड़ के चले जाते हैं किसी भी रीज़न्स की वजह से, जो रीज़न्स हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया है। ठीक है, तो फॉलोअप ज़्यादा होता है, फॉलोअप लॉन्ग होता है। लॉन्ग फॉलोअप होने की वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ज़्यादा होता है क्रोनिक कंडीशंस की मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे फ्लो डायग्राम, जो कि है कंसोर्ट डायग्राम जिसे हम बोलते हैं या कंसोर्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसे हम कितने ड्रॉप आउट्स हुए हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक फ्लो डायग्राम है। कंसोर्ट स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट जिनको हमने हर ग्रुप में रैंडमली भेजा था। ठीक है, और वो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो कि आउटकम के एंड पे छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स वो पार्टिसिपेंट्स जो हमें हर फॉलोअप के ऊपर अपना आउटकम देते रहे हैं। ठीक है, कंसोर्ट डायग्राम क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है? ये दो चीज़ें डिस्क्राइब करती है। एक तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमने हर ग्रुप में कितने रेंडमाइज्ड किए थे। ठीक है, और दूसरा कितने नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हर फॉलोअप के ऊपर जो है वो आते थे और आउटकम देते थे, वो कितने पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, कि दो चीज़ें हम कंसोर्ट डायग्राम के अंदर देख रहे होते हैं। और ये जो फ्लो डायग्राम है जिसे हम कंसोर्ट डायग्राम कह रहे हैं, ये ज़्यादा ईजी असेस करने के लिए कि जो फॉलोअप है वो एडिकेट था या नहीं था। ठीक है, इन चीज़ों को असेस करने के लिए। उसके बाद हमने जैसे पढ़ा कि हम इसके अंदर ना दो चीज़ें ले रहे होते हैं कंसोर्ट डायग्राम के अंदर, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया। एक तो हम ले रहे होते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स रेंडमाइज टू ग्रुप्स। ठीक है, मींस नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स कितने थे ट्रायल्स के अंदर। ठीक है, एक तो हम ये चीज़ ले रहे होते हैं कंसोर्ट डायग्राम के अंदर। ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम होम आउटकम मेजर्स आर अवेलेबल एट ईच टाइम पॉइंट, कि जब भी फॉलोअप होता था तो कितने नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो है वो होते थे जिनसे हम आउटकम लेते थे। ये दो चीज़ें हम कंसोर्ट डायग्राम के अंदर हमें मिल रही होती हैं। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, अब एक वो स्टडीज़ जो हमें लॉस टू फॉलोअप का डाटा नहीं देती, वो स्टडीज़ बायस होती हैं। ठीक है, उनके अंदर बायसनेस होती है। दूसरी वो वाली स्टडीज़ जो कहती हैं कि हमारे जो है कोई हमारा फॉलोअप हुआ ही नहीं, लॉस टू फॉलोअप। ठीक है, हमारे कोई स्टडी में छोड़ के गया ही नहीं, वो स्टडीज़ भी बायसनेस की तरफ जाती हैं, वो भी बायस स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, कौन सी स्टडीज़? एक वो जो कहती हैं कि हमारे पास लॉस टू फॉलोअप का डाटा है ही नहीं, दूसरी जो कहती हैं कि हमारा कोई ड्रॉप आउट हुआ ही नहीं, कोई बंदा छोड़ के गया ही नहीं। ये दोनों जो हैं स्टडीज़, इनके अंदर बायसनेस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैलकुलेशन किस तरह करते हैं लॉस टू फॉलोअप की। कैलकुलेशन हम इस तरह करते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर लॉस टू फॉलोअप नंबर। ठीक है, मीन्स जितने पर्सनस छोड़ के गए, फॉर एग्जांपल 5 छोड़ के गए। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे हम लॉस टू फॉलोअप की। अच्छा, अब ऐसी स्टडीज़ हमें दो तरह की स्टडीज़ मैंने आपको बताई हैं। एक वो जो कहें कि हमारा ड्रॉप आउट हुए ही नहीं है। ठीक है, दूसरे जो कहेंगे हमारे पास डाटा ही नहीं है। ये दोनों बायस्ड स्टडीज़ इसलिए होती हैं क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी स्टडी में लोग छोड़ के जाए ना। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लोग छोड़ के जाते ही जाते हैं किसी न किसी मजबूरी की वजह से। किसी की डेथ हो सकती है, किसी को कोई काम आ सकता है, कोई बिज़ी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब हमारे पास एक टर्म आ जाती है प्रोटोकॉल वायलेशन। प्रोटोकॉल वायलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लॉस टू फॉलोअप के साथ क्लोजली रिलेट करी होती है। ठीक है, प्रोटोकॉल वायलेशन के अंदर होता क्या है? प्रोटोकॉल वायलेशन तब होती है जब ट्रायल उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह हमने प्लान की थी। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि प्रोटोकॉल वायलेशन हो गई है। और मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल वायलेशन क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि जो पार्टिसिपेंट है ना,
उनको जो हमने इंटरवेंशन देनी थी वो सही तरीके से इंटरवेंशन को रिसीव नहीं कर पाए, तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल वायलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप था, ठीक है, उन्हें हमने एक्सरसाइज प्लान दिया कि उन्होंने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ठीक है, और वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाए या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से हमने प्लान दिया था, तो डैट इज़ प्रोटोकॉल वायलेशन। और इसे हम नॉन कंप्लाइंस भी बोलते हैं और नॉन एडहरेंस भी बोलते हैं। नॉन एडहरेंस मीन्स वही कि जो काम हमने दिया है वो उसके साथ मतलब चिपके नहीं रह सकते, बाइंड नहीं कर पाए, उसको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, एक तो प्रोटोकॉल वायलेशन की टाइप ये हो गई कि पार्टिसिपेंट जो है वो इंटरवेंशन ठीक तरीके से नहीं ले पाए जिस तरीके से हमने प्लान की थी। दूसरी प्रोटोकॉल वायलेशन की टाइप ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल वो पार्टिसिपेंट जो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते थे। इंक्लूजन क्राइटेरिया मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्राइटेरिया होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो पार्टिसिपेंट के अंदर होनी चाहिए तो वो स्टडी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब पार्टिसिपेंट जो था वो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता था, मींस वो पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन उसको स्टडी में शामिल कर लिया गया। स्टडी में शामिल करने के बाद उसको ग्रुप में रेंडमाइज्ड भी कर दिया गया, ठीक है, रेंडमाइजेशन के थ्रू उसको ग्रुप में एलोकेट कर दिया गया। लेकिन जब एंड पे आके आउटकम मेजर किया गया तो देखा गया कि वो पर्सन तो पूरा ही नहीं उतरता था इंक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर जिसको स्टडी में इन्वॉल्व कर लिया गया, ठीक है। अब ये दो सूरतें हो गई प्रोटोकॉल वायलेशन की। अब हम आगे पढ़ेंगे भी कि हम इसको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या प्रोटोकॉल वायलेशन जो है ये अनडिज़ायरेबल है, बट यूजुअली सम डिग्री ऑफ प्रोटोकॉल वायलेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। मीन्स अनडिज़ायरेबल मीन्स कि हम इस प्रोटोकॉल वायलेशन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी हद तक प्रोटोकॉल वायलेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी स्टडी के अंदर आएगी ही आएगी। लेकिन जो प्रोटोकॉल वायलेशन है वो लॉस टू फॉलो अप से कम प्रॉब्लम कोज करती है। मींस लॉस टू फॉलो अप के ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटोकॉल वायलेशन, इसके इतने इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है। अब हमारे पास क्लिनिकल डाटा जो आया है जिसके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन है, अब हम उसका एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। पहला तो अल्टरनेटिव मेथड ये हो सकता है कि वो पार्टिसिपेंट्स जिनके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन थी, जैसे मैंने आपको बताया वो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते थे, उनको फिर भी स्टडी में शामिल किया गया, सारी स्टडी परफॉर्म की गई और एंड पे आउटकम लिया गया तो पता चला कि ये तो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतरते थे, ठीक है। तो ऐसे पार्टिसिपेंट से जो डाटा आया है हम उनको डिस्कार्ड कर दें। ये एक पहला अल्टरनेटिव मेथड है कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स जो कि जिनमें प्रोटोकॉल वायलेशन आई है हम उनसे लिया गया डाटा डिस्कार्ड कर दें। दूसरा मेथड आ जाता है पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। पर प्रोटोकॉल एनालिसिस में क्या होता है कि सम ट्रायलिस्ट एनालाइज द डाटा फ्रॉम नॉन कंप्लाइंग इंटरवेंशन ग्रुप, मीन्स वो ग्रुप जिसके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन है जो इंक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है, उस ग्रुप से कुछ ट्रायलिस्ट जो है वो डाटा एनालाइज कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेंट कंट्रोल ग्रुप के अंदर हैं तो फिर कुछ ट्रायलिस्ट क्या करते हैं उन पार्टिसिपेंट से भी डाटा लेकर उसको एनालाइज कर लेते हैं जिनके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन हुई होती है, और इसे हम कहते हैं पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। लेकिन जो पर प्रोटोकॉल एनालिसिस है इसके डाटे में ज़्यादा बायसनेस होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये वाला डाटा लें जिसमें हमने पार्टिसिपेंट्स को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यही वाला मेथड यूज़ करते हैं कि हम डाटा को डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि इस मेथड के अंदर बायसनेस कम है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिए दो मेथड। एक है कि हमने जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन हुई है हमने उनका डाटा डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा हमने पर प्रोटोकॉल एनालिसिस पढ़ा जिसके अंदर ट्रायलिस्ट ने क्या किया कि जो ऐसे ग्रुप थे या ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिनके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन हुई है उनको कंट्रोल ग्रुप में उन सबको उठा के कंट्रोल ग्रुप में एलोकेट किया और उनका डाटा कैलकुलेट कर लिया। अब जो तीसरा मेथड हमारे पास आ जाता है वो है एनालिसिस बाय इंटेंशन टू ट्रीट। अब थर्ड है हमारे पास एनालिसिस बाय इंटेंशन टू ट्रीट। एनालिसिस बाय इंटेंशन टू ट्रीट के अंदर क्या होता है कि वो पार्टिसिपेंट्स
जिनके अंदर प्रोटोकॉल वायलेशन है उनका ना डाटा डिस्कार्ड किया जाता है ना उनको सेपरेट किया जाता है। वो जैसे जैसे जिस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं वैसे ही डाटा एनालाइज कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक कंट्रोल में है, 2 इंटरवेंशन ग्रुप में, उनको वहीं पे रहने दिया जाता है, वैसे ही डाटा कैलकुलेट कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस बाय इंटेंशन टू ट्रीट। इसमें हम प्रोटोकॉल वायलेशन को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करके पार्टिसिपेंट्स जिन ग्रुप्स के अंदर एलोकेट हुए थे उनका वैसे ही डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रोटोकॉल वायलेशन से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट जो है वो पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वॉज देयर ब्लाइंडिंग टू एलोकेशन ऑफ पेशेंट्स एंड असेसर्स। ब्लाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, पेशेंट्स और असेसर्स की।